नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंसर। सिलसिले को आगे बढ़ाएं, पहले देखते हैं आज का क्या है एजेंडा। झारखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज। मोदी शुक्रवार को पहुंचेंगे झारखंड। एक ही दिन में करेंगे तीन रैलियां। बीजेपी से लोहा लेने के लिए गुरुजी ने कसी कमर, शुरू किया गुप्त गेम प्लान पर अमल। और 2G जांच से सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा हुए आउट। सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, सीबीआई का कोई दूसरा सीनियर अफसर दे जांच को अंजाम। तो आज के एजेंडे में दो अहम मुद्दे, लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे झारखंड की राजनीति भी बात करेंगे। 2014 के विधानसभा चुनाव का एक तरह से बिगुल बजा हुआ है और तमाम तैयारियां तमाम राजनीतिक दल अपने अपने अंदाज में कर रहे हैं। आज हम खास तौर से जेएमएम की रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गुरुजी का वो प्लान कौन सा है कि जिसको सामने रखते हुए वो बीजेपी से लोहा लेने का मन बना चुके हैं, पूरी तरह से कमर कसे हुए। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी का झारखंड का दौरा होने वाला है। जाहिर सी बात है, बीजेपी के तमाम नेताओं की उम्मीदें इस वक्त नरेंद्र मोदी के रैलियों पर टिकी है, क्योंकि इससे पहले के जो चुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभाओं के चुनाव की हम बात करें, वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी को एकमात्र या ये कह सकते हैं कि वाहिद रास्ता नरेंद्र मोदी है। जाहिर सी बात है, अब जब नरेंद्र मोदी झारखंड पहुंचने वाले हैं तो उससे पहले सरगर्मियां भी पड़ गई हैं, लेकिन क्या कुछ वहां का चुनावी समीकरण बनेगा, बिगड़ेगा, इस चीज को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन विस्तार से बातचीत करें उससे पहले हम अपने मेहमानों का परिचय कराते चलें। हमारे साथ आनंद साहू साहब हैं, बीजेपी के नेता हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ रामाधार शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ आलोक कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ दो और वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सिलसिले को आगे बढ़ाएं, लेकिन पहले हम जेएमएम की रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं और यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन बुनियादों पर, किस आधार पर गुरुजी जो ताजपोशी अपने बेटे की एक बार फिर से कोशिश में लगे हैं कि एक बार फिर से उनके बेटे की ताजपोशी हो, क्या कुछ रणनीति बनाई है उन्होंने। आइए पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं एक रिपोर्ट के जरिए से। तेज तर्रार, बेबाक, मुंहफट 70 वर्षीय गुरुजी बदल गए हैं। सिर्फ जंगल और जनजाति की बात करने वाले शिबू सोरेन अब राजनीति के लिए रणनीति का सहारा ले रहे हैं और सबका साथ और सबका विकास की तर्ज पर चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। पहले गुरुजी की नीति जेएमएम के साथ लंबे समय तक काम करने वाले लोगों को ही टिकट देने की थी, लेकिन बदले हालात में अब वो जिताऊ उम्मीदवार को तरजीह दे रहे हैं। इसी की एक मिसाल है आजसू के सुदेश महतो को टक्कर देने के लिए बीजेपी का युवा चेहरा रहे अमित महतो को उम्मीदवार बनाया जाना। यह अकेला उदाहरण नहीं है, गुरुजी ने कई और सीटों पर भी प्रयोग किए हैं। बेटे की सीएम पद पर दोबारा ताजपोशी के लिए वो चुनाव से जुड़े एक एक घटनाक्रम पर खुद ही नजर रख रहे हैं। गुरुजी के गेम प्लान में बदलाव की सबसे बड़ी वजह है राज्य में तेजी से बदलते समीकरण और पार्टी के आधार को बचाने की मजबूरी। अस्तित्व की जंग जीतने के लिए शिबू सोरेन ने न सिर्फ खुद को बदला है, बल्कि पार्टी की रणनीति में भी जबरदस्त बदलाव किया है। गुरुजी ने विधानसभा चुनाव में बाजी मारने के लिए जो सीक्रेट गेम प्लान तैयार किया है, उसके तहत गैर आदिवासी इलाकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की पकड़ को मजबूत बनाना और मुस्लिम मतदाताओं का रुख कांग्रेस से मोड़कर जेएमएम की ओर लाना है। इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। वो अब आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासी मतदाताओं के मुद्दे उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, बिना किसी गठबंधन के चुनाव मैदान में उतरी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य की सभी 81 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। पहली बार गुरुजी अपने कोर वोटर से इतर गैर आदिवासी मतदाताओं को लुभाने के लिए स्थानीय समीकरणों पर भी फोकस कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने टिकटों के बंटवारे में स्थानीय, जातीय और सामाजिक समीकरणों का खास ध्यान रखा है। आदिवासियों की पार्टी माने जाने वाली जेएमएम ने इसी सीक्रेट गेम प्लान के तहत बुद्धिजीवी पृष्ठभूमि वाले लोगों पर भी दाव लगाया है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष महुआ माझी को रांची से उम्मीदवार बनाया जाना और महेशपुर से पुराने साथी स्टीफन मरांडी को जेएमएम का टिकट देना इसी
इसी का हिस्सा है। मुस्लिम वोट में सेंध लगाना भी जेएमएम के सीक्रेट गेम प्लान का अहम हिस्सा है। दरअसल राज्य की 14% मुस्लिम आबादी को कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। हालांकि इसमें कुछ हिस्सा जेडीयू और आरजेडी के खाते में भी जाता है, लेकिन मोटे तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ मानी जाती है। राज्य में कांग्रेस की कमजोर होती जड़ों के मद्देनजर जेएमएम अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। तो झारखंड में चुनावी सरगर्मियां, ऐसे में शिबू सोरेन की जो अपनी रणनीति है वो सबसे ज्यादा जो है गौर करने वाली है, क्योंकि तमाम जहां राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं, वहीं पर शिबू सोरेन की जो रणनीति है आज उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है कई सेक्टर में जाकर के शिबू सोरेन अपनी इस पार्टी को और जो उनका अपना एक पारंपरागत जो तरीका है और जो स्टाइल है उनका राजनीति का, उससे कुछ हट करके भी यहाँ पर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आलोक, हम आपके पास आना चाहेंगे, आखिर क्या वजह है, क्या कुछ आपको जो ये रणनीति इस वक्त तब्दील होती हुई नजर आ रही है उसकी क्या कुछ वजह आप देखते हैं? अगर बात करें गुरुजी झारखंड के पर्याय है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर झारखंड बना है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की वजह से बना है। इससे पहले वहां भारतीय जनता पार्टी जो बड़े दल के तौर पर काम करती थी, उसके एजेंडे में झारखंड शब्द नहीं था, वो वनांचल के नाम से राजनीति करती थी। लेकिन इस व्यक्ति ने इतना मजबूर किया है, ऐसी हालात की कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के उस लेकिन आलोक जी आप ये झारखंड शब्द, ये बात मैं थोड़ा सा इसलिए मेरी बात सुन लीजिए आप। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो ये आनंद जी तथ्यात्मक भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब बोलूंगा ना तब फिर बचाव नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए 14 साल से जो झारखंड की जो हालत है ना, वो वाकई बनांचल समझ के आप करते रहे। बात सुन लीजिए, बेच देते थे अपने आप बिल्कुल। और आपने पहली बार उनको राज्यसभा में पहुंचाया, इतने बड़े शख्सियत आप मानते हैं, और वहां आदिवासियों में हिंदू का सबसे बड़ा चेहरा है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि शिबू सोरेन के बारे में अगर कुछ बोले तो आप उस आदिवासी मर्यादा का ख्याल रखें। लेकिन हम आप न उलझें, थोड़ा हम चाहते हैं कि दर्शकों को जरा पता लगने दें कि आखिर है क्या धरातल स्थिति। आनंद आपस में उलझ ले, और आनंद जी जिस ढंग से आप बीच में बात कर रहे हैं ना, यही तरीका वहां झारखंड का आचरण भी है, झारखंड में बीजेपी का आचरण भी है। तो आप अपने पार्टी को जिस ढंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वास्तव में लग रहा है कि आप झारखंड से ही हैं। आपने वहां से टिकट की दावेदारी की होती तो ज्यादा अच्छा होता कि झारखंडी बीजेपी का आचरण के तरीके से आप बात कर रहे हैं। जरा दर्शकों को बात समझ लेने दीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी का क्रिएशन है तो ये झारखंड का निर्माण नहीं होता। आनंद जो सच्चाई है कि बिहार में उनके सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं थी। मुझे बिहार के एक पार्टी सत्ता पे काबिज हो सके। हम अपने तमाम मेहमानों के पास विवेक की एक मर्यादा होती है। एक सेकंड मुझे लगता है कि जो आलोक भाई का ओपनिंग रिमार्क है, प्लीज उसको पूरा होने दें, उसके बाद बहस में जाए हम लोग। उनको पूरा कहने दें अपनी बात को, प्लीज आलोक भाई। ठीक है। तो जो शिबू सोरेन है जिसके बारे में आप आपत्ति कर रहे थे, शिबू सोरेन कई दफे ऐसे आया है, उनका वक्त आया है जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा पहुंचाया। तो ऐसे आप बिल्कुल किनारे नहीं कर सकते किसी चीज को वहां तथ्यात्मक स्थिति में। और जब मैं बात कर रहा था तो झारखंड के पर्याय शिबू सोरेन रहे हैं, और यही एक शख्स है जिसने झारखंड को एक आकार दिया, साकार दिया। जो बाद में राज्य जैसे चला ये अलग बात है, उस पर लोगों को वाद विवाद जो भी हो सकता है, लेकिन झारखंड के लोग ये मानते हैं। और ये इत्तेफाक बताऊं कि जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन रहे थे, जब ताजपोशी हो रही थी, तब गुरुजी की, शिबू सोरेन की हालत बहुत खराब थी, तबीयत बहुत नासाज थी, और ये उस हालत में नहीं थे कि उसको सेलिब्रेट कर पाए। और ऐसी हालत बने कि सरकार से निकले, बीजेपी सरकार से जेएमएम ने समर्थन वापस लिया और कांग्रेस के 10 जनपद में जाकर के एक समझौता हुआ, और वहां ये हेमंत सोरेन 15 महीने पहले मुख्यमंत्री के तौर पे वहां शपथ ले पाए। तो उस वक्त स्थिति नासाज थी, और जब जैसे ही पुत्र की ताजपोशी हुई, उसका धीरे धीरे आज की तारीख में जब 15 महीने उनकी पार्टी की सरकार का हो गया है, तो लोकसभा तक उनका स्वास्थ्य ऐसा नहीं था। लेकिन अब विधानसभा की जब स्थिति आई है तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, और जो जानकारी मिल रही है कि बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के हैं। पॉलिटिक्स अगर किसी को समझ में आता है झारखंड में, तो लोग कहते हैं कि अगर
शिबू सोरेन के अलावा किसी को नहीं समझ में आता। यही वजह है कि एक ही वक्त में वो एनडीए से समर्थन भी लेते हैं, यूपीए के लिए वोट भी कर देते हैं, यूपीए के साथ होते हैं और एनडीए से समझौता कर लेते हैं। तो ये एक राजनीतिक कलाबाजी के नाम पे मशहूर है। तो जब हम उनके गेम प्लान की बात कर रहे हैं तो इसी गेम प्लान का नतीजा है कि जब चुनाव का बिगुल बजा, उस वक्त लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी अकेले चुनाव में जाएगी। उसके लिए 81 सीटों पर उम्मीदवार तैयार थे और कमर कसे हुए थे, लेकिन वो अपने विवादों की वजह से जैसा जो हुआ उसको गठबंधन में जाना पड़ा और जो पार्टी गठबंधन की सरकार चला रही थी, ऐसे हालात बने कि आज की तारीख में 81 सीट पर ये खुद 46-47 मान के चल रहे थे कि इनको सीटों के बंटवारे में कांग्रेस को, आरजेडी को, बाकी को देना पड़ेगा, जबकि जनाधार था। तो ये इनको लग रहा था, ये डर में थे कि हम बाकी सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को कैसे समझाएंगे, कैसे मनाएंगे, और ये दुविधा हालात ने बदल दी। और दूसरी बात जो आनंद जी कह रहे हैं कि मैं ये नहीं मानता कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई बहुत बड़ी विचारधारा की पार्टी है, लेकिन कई बातें होती हैं किस्मत से तय हो जाती हैं। तो इस मौजूदा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक अजीब से किस्मत वाले हालात में आ गया है, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है, जिसके पास चीजों को एग्जीक्यूट करने की क्षमता है, और अचानक से उसे ये सब कुछ मिल गया है कि बाकी दल से नाराज होकर के जो मजबूत कैंडिडेट थे उसके पास आ गए हैं। बिल्कुल। हम जो है इस वक्त हमारे साथ विनोद पांडे जो कि प्रवक्ता हैं जेएमएम के, उनके साथ भी जुड़ेंगे, उनसे भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आनंद, जिस तरह से आपको ऑब्जेक्शन था, जो बात आलोक ने कही, अब आप अपनी बात रखें। देखिए, मेरा एक ही बात कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो भी एजेंडा लेके चला, ये आंदोलन किया, उससे कोई नकार नहीं रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को, जैसे इन्होंने कहा कि एक तो बहुत ही शातिर बुद्धि के हैं, मुझे लगता है जो कूटनीतिक राजनीति में जो व्यक्ति अपने सारे जो सिद्धांत को बेच दे, अपने राजनीतिक लाभ के लिए सब कुछ दांव में रख दे, राज्य को रख दे, राज्य की संपत्ति, परिसंपत्ति, तमाम खाद्यान्न, उद्योग, सब कुछ गिरवी कर दे, वैसे व्यक्ति का कितना भी शातिर हो राजनीति, मैं मानता हूं कि आज लोग जानकार हो गए हैं, बहुत जागरूक हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास एक लक्ष्य है, ठीक है, हम आपके पास आएंगे, नेतृत्व है, केंद्र से लेके वहां तक एक विश्वास है, भरोसा है कि अब चेंज आएगा। ठीक है, चेंज आएगा नहीं आएगा, क्या कुछ हालात बनेंगे ये वक्त बताएगा। इस वक्त शुरू में एक स्थायी सरकार थी, एक मिनट मैं बता रहा हूँ कि बाबूलाल मरांडी जी जब हमारे मुख्यमंत्री के रूप में पहला बने थे, तब जो एक आधार बना था, लेकिन जब बीच में ऐसा हुआ कि अस्थिर, मतलब स्थिर सरकार नहीं बनी, ठीक है आनंद, होने के कारण एक ब्रेक का समय है, ब्रेक का समय, मजबूरी है आनंद, मजबूरी है। और हम जो है जेएमएम के जो प्रवक्ता है विनोद, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, उनकी क्या कुछ राय है, क्या कुछ रणनीति है, उसको समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड विधानसभा चुनाव पे हम बातचीत कर रहे हैं और खासतौर से जेएमएम नेता शिबू सोरेन की क्या कुछ रणनीति है, किस तरह से इस चुनाव में वो अपनी रणनीति पर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के रथ को किस तरह से रोकने की उन्होंने रणनीति बनाई है, उस चीज को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ विनोद पांडे जो कि प्रवक्ता हैं जेएमएम के, वो जुड़े हुए हैं। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से इस वक्त शिबू सोरेन या फिर जेएमएम जो कि आपकी पार्टी है हाईटेक होती हुई नजर आ रही है, गैर आदिवासियों से संपर्क हो रहा है, मुस्लिम वोटरों पे नजर डाली जा रही है। विनोद, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क टूट गया है। रमादर, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, झारखंड का चुनाव जो हो रहा है, झारखंड बनाने में बहुत पुरानी बात थी, आलोक जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए।
शिबू सोरेन, बागुन सुमराई, उरांव, सुशीला करकेट्टा, ये सब 5-6 लीडर्स थे। इन लोगों के संघर्ष का नतीजा है झारखंड। झारखंड इस ध्येय से बना था कि उस इलाके में जो अल्प विकसित इलाका है और खनिज संपदा का भंडार है, तो उस इलाके का भी विकास हो पाएगा। लेकिन बदकिस्मती ये रही वहां कि अभी झारखंड में जो बीजेपी का चेहरा है अर्जुन मुंडा, वो 4 बार मुख्यमंत्री बन चुका है वहां का, और उसने झारखंड के विकास में इतने अवरोध पैदा किए हमारा सवाल ये है कि शिबू सोरेन की जो रणनीति है, काट क्या है आपके पास? शिबू सोरेन की जो रणनीति है, काट क्या है? शिबू सोरेन, आप अलग अलग लड़ रहे हैं। अब आज के दिन में मतदाता शिबू सोरेन को नहीं देख रहा है, वो हेमंत सोरेन को देख रहा है। शिबू सोरेन एक तरह से आइसोलेट हो चुके हैं, राजनीति से वो किनारे हो चुके हैं, और अब सारा कुछ हेमंत सोरेन, पहले भी शिबू सोरेन की नहीं चलती थी अपने घर में, पहले भी हेमंत सोरेन ही उनका काम करता था। अब तो हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे और उसके पहले उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे आसीन हो चुके हैं, तो स्वाभाविक है ये सारा गेम प्लान जो भी है वो हेमंत सोरेन का है। और जनता शिबू सोरेन के काम को न देख के, शिबू सोरेन के संघर्ष को नहीं देख के, अभी सिर्फ हेमंत सोरेन के कार्यकाल को और उनकी उपलब्धियों को देख के वोट सवाल वही है, मुकाबला कैसे करेंगे? हम चाहे शिबू सोरेन हो, हम मुकाबला कर रहे हैं, जेएमएम आपके सामने है। अपने सहयोगियों के साथ हम अपने हाथ में लालटेन लेके तीर के साथ हम मुकाबला कर रहे हैं, और आप देखिएगा कि चुनाव वहां होगा तो कांग्रेस गठबंधन मेजोरिटी में आएगी। आप रिजल्ट देखें। लेकिन ये बिल्कुल वहां जो धरातल पे लड़ाई है, अभी कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर सरकार चला रही है, लेकिन गठबंधन अलग अलग चुनाव लड़ रही है। और माइलेज में ये सच है कि गठबंधन टूटने से अचानक माइलेज में झारखंड मुक्ति मोर्चा आ गया है, और हेमंत सोरेन रामाधर जी के पास भी कोई खास कहने के लिए नहीं है, क्योंकि इसी सरकार के 15 महीने के कामकाज को के जरिए उनको भी मतदाताओं के बीच में जाना है, जिस कामकाज को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा मतदाताओं के बीच जा रही है। अब इनको ये बात करनी चाहिए थी कि जो वोट बटेगा इनके और झारखंड मुक्ति मोर्चा में, वो वोट इनके हक में अगर थोड़ा ज्यादा आ जाए तो इनके उम्मीदवारों की जीतने की संभावना बढ़ जाए। जैसे कि पहले चरण के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें इनके प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन भगत खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो आज शोभकांत साहे ने बड़े तलखी से सारी बातें कही हैं और सरकार के खिलाफ भी धरातल पे वहां बातें कही हैं कि ताकि वहां जीत की सुनिश्चितता बढ़ जाए। हमारे साथ जो है विनोद पांडे इस वक्त जुड़े हैं, प्रवक्ता जेएमएम के। विनोद, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी जी। आखिर चूंकि चुनावी बिगुल एक तरह से बजा है, 25 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है, क्या कुछ रणनीति है? विधानसभा रही है और रणनीति बहुत स्पष्ट है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिस तरह से जनाधार बढ़ा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरह से चंद महीनों में झारखंड के आवाम की अपेक्षा के अनुरूप काम किया है, उन सारी चीजों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और उनसे सहयोग और समर्थन मांग रहे हैं। नहीं, लेकिन विनोद, कल तक आपकी जो पार्टी है वो आदिवासियों की पार्टी के तौर पर आपको जाना जाता था, आज आप लोग बोलते हैं क्या मजबूरी रही है कि आप लोग बोलते हैं? ये झारखंड की जनता इस चीज को नहीं मानती है। झारखंड की जनता का स्पष्ट कहना है कि झारखंड में झारखंड की जनता के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा बेहतर काम कर रही है, और जो पार्टी लगभग 40-50 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रही है, संघर्ष करके अलग राज्य को हमने प्राप्त किया है और आगे इस राज्य का विकास भी हम करेंगे, ऐसा यहाँ की जनता का मानना है। तो सरकार के कामकाज पर आप वोट मांग रहे हैं? निश्चित रूप से हम लोगों ने जो काम किया है उसके आधार पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और अभी हम आपके बहस को सुन रहे थे, आपके पैनल में 2-3 मेहमान जो बैठे हुए हैं जी, और जिस तरह से वो लोग बात कर रहे थे कि गिरवी रखने की बात कर रहे थे और अचानक से कुछ मिल गया इस तरह से, तो मैं कहना चाहूंगा कि अचानक से नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक लंबा संघर्ष का इतिहास है और जो पार्टी ने इस राज्य के लिए संघर्ष किया है, यहाँ के लोगों के लिए संघर्ष किया है, यहाँ के विकास के लिए संघर्ष किया है, उसको ये बोल देना कि अचानक से विनोद जी मैं इसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। विनोद जी, ठीक है, आपके पैनल में जो मेहमान विनोद जी
आलोक कुमार हूं और पैनल में अगर आप बात करा पाए तो। विनोद जी पैनल में हूं, आलोक कुमार हूं। एक सवाल आपसे, जो पिछला चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें महज 9 सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी को बढ़त मिली थी। अब आप 81 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो ये 9 को जो 40+ आना है उसमें कैसे बदलेंगे आप? जी जी, देखिए लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव दोनों में बहुत अंतर है। और यहाँ पर विधानसभा के चुनाव में बहुत से क्षेत्रीय मुद्दे, बहुत से स्थानीय मुद्दे होते हैं। लोकसभा का चुनाव जो होता है वो दूसरे मुद्दे पे लड़ा जाता है, और आप अगर उसके आधार पर आकलन कर लेते हैं यहाँ बैठ करके, तो हम समझते हैं कि ये बेईमानी होगी और इस तरह का आकलन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के साथ जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं रामाधार शर्मा, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। विनोद जी नमस्कार, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि पिछले 18 महीने से जो सरकार चल रही थी, उस सरकार में तो कांग्रेस आपके साथ थी, तो जो उस सरकार ने जो कार्य किए उसका संपूर्ण श्रेय आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आप ही को केवल मिलेगा? नहीं, मैं संपूर्ण श्रेय की कहाँ बात कर रहा हूँ। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री रहते हम लोगों ने चंद महीनों में जो काम किया है उसके आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम कुछ न खोखले वादे कर रहे हैं, न कुछ झूठे वादे कर रहे हैं, और हमने जो काम किया है, जो हम काम करने जा रहे हैं, हम उसके आधार पर लोगों से उनका समर्थन मांग रहे हैं, उनका सहयोग मांग रहे हैं। उपेंद्र जी पूछ रहे हैं कि क्या क्या काम मेजरली आपने किया है जनता के लिए, वो बताइए। हेलो, डिस्कशन में क्या क्या जी काम किया है जिसको आधार पर, जिसके आधार जी पर जी आप वोट पूछिए मांग रहे हैं? पूछिए। मैं हेलो जी, आप अपनी बात रखें। हाँ, सवाल पूछे ना आप। सवाल ये है कि आपने कौन कौन से काम किए आपकी सरकार ने 18 महीने में, जिससे आपको लोग वोट डाले? नक्सलवाद पे क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया, बिजली सड़क पानी के लिए क्या किया, ये नहीं, पूछ रहे हैं। अब मैं आपको गिनाता हूँ, अगर आपके पास समय है तो। सबसे पहला बात कि इस राज्य में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, अगर आप जब झारखंड आएंगे, झारखंड में आपको ये सारी चीजें दिखेंगी, उसके बाद ये समझ में आएगा। महिलाओं को 50% आरक्षण देश में किसी भी राज्य ने आज तक नहीं दिया। यहाँ की बेटियों को जो पढ़ने में जो दिक्कतें होती है, उनके लिए फ्री पढ़ाई, लोगों के लिए जो गरीब जो यहाँ पे लोग हैं, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे विनोद जी एक समाप्त के साथ ये बताइए थोड़ा सा कि आपके आप जो गठबंधन में नहीं जा रहे हैं और सरकार में जो लोग शामिल हैं, तो आपके हिस्से के मतों का बिखराव होगा या नहीं होगा? जी, आप जो गठबंधन में नहीं जा रहे हैं, सरकार गठबंधन के तहत चला रहे थे और गठबंधन को लेकर के जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, तो श्रेय लेने के लिए आपके हिस्से के मतों में, जो सरकार के काम के हिस्से के मतों में बंटवारा होगा नहीं? काम किया, देखिए हमने श्रेय लेने की बात नहीं की, हमने जो काम किया है हम उसके आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं। अब आप जिस नजरिए से देख रहे हैं वो नजरिया हमारा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपने हमसे बातचीत की। तो जाहिर सी बात है, विनोद जी जो कि जीएमएम के नेता हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि विकास जो पार्टी ने किया है और जो सरकार ने किया है, उसके दम पर हम जनता के बीच में जाएंगे। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी मौजूद हैं। उपेंद्र जी, आपने तमाम मेहमानों को सुना है, आखिर जो गुरु जी का अपना प्लान है, जेएमएम का अपना प्लान है, आपको लगता है कि वो इतना असरअंदाज साबित होगा जब मोदी वहां पर पहुंचेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये कहना है कि शुरू से ही आदिवासियों की पार्टी रही, वैसी बात नहीं है। विनोद बिहारी महतो भी बहुत बड़े नेता थे झारखंड में, सूरज मंडल रहे, विनोद बिहारी महतो रहे, आदिवासी नहीं थे। इन लोगों के कारण है, सिर्फ आदिवासी आंदोलन रहता तो झारखंड बनता ही नहीं। झारखंड आंदोलन में तेजी तब पकड़ी जबकि गैर आदिवासी लोग इसमें शामिल हुए, और 1990 के बाद भारी तादाद में शामिल हुए। वो लोग इसलिए शामिल हुए कि लालू सरकार से छुटकारा चाहते थे। एक लालू फैक्टर भी बहुत बड़ा काम किया है वहां के आंदोलन को तेज करने में। अलग अलग राज बन जाएगा। लालू जो भी 90 से लेकर 95 96 तक जो सरकार चला रहे थे, वो अधिकांश लोगों को नापसंद था, तो वो लोग शामिल हुए। सूरज मंडल की बहुत बड़ी भूमिका है। हमने तो अगर एक व्यक्ति को झारखंड के किसी एक व्यक्ति को झारखंड के निर्माण का श्रेय दिया जाना चाहिए तो व्यक्ति सूरज मंडल है। पूरा का पूरा जो ब्लैकमेलिंग का काम करते थे वही करते थे लालू यादव पर। लालू यादव तैयार हुए, फिर वो झारखंड बन गया। तो इसलिए शिबू सोरेन की जहां तक बात, शिबू सोरेन अध्यक्ष थे, सूरज मंडल उपाध्यक्ष थे। उसके पहले विनोद बिहारी महतो,
विनोद बिहारी महतो ने उस आंदोलन को गैर आदिवासियों तक पहुंचाया। तो वो पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा में आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों थे। उसमें फर्क ये था कि जो गैर आदिवासी नेता थे वो आदिवासियों को ही ज्यादा पैम्पर करते थे। अभी आप देखिए वो कहेगा कि देखो हमने गैर आदिवासियों का अपना कोई बेस नहीं तैयार किया, हम उसी पर बेस थे। कितना फिट बैठती हुई नजर आ रही है जेएमएम की रणनीति इस पूरे मामले पे? देखिए जेएमएम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 81 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो जब आप अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करने की आप में क्षमता आ जाती है। तो आलोक जी जो बात कह रहे हैं उसको मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि चूंकि 81 सीट पर वो लड़ रहे हैं और 81 सीट पर लड़ने के कारण समाज के बहुत सारे तबकों को, जो तबके अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, उनको भी अपने साथ उन्होंने जोड़ने में सफलता पा ली है। वो संगठन में रहकर यानी क्या आप कहिए गठबंधन में रहकर वह ये काम नहीं कर सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज उनको मिल गया है। और चूंकि सीटें बहुत ज्यादा लड़ने के लिए उनके पास आ गई तो दूसरी पार्टियों के भी जो विक्षुब्ध हो गए या जो मजबूत हो गए उनको दे दिया। ये जो दो फैक्टर उनके पक्ष में काम कर रहा है, तो उसके कारण उसी को आप जो स्ट्रेटजी कह लीजिए या जो गुप्त प्लान कर लीजिए, तो इसका लाभ झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलेगा। ज्यादा सीटें लड़ रहे हैं तो सीटों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन इतनी हमें नहीं लगता है कि मेजोरिटी आ जाए। अब वो उतना नहीं है, एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है और एक चौथा एंगल भी है, वो है मरांडी जी का, बाबूलाल मरांडी का। तो ये चौतरफा मुकाबला हो रहा है। उस चौतरफा मुकाबला में भारतीय जनता पार्टी का नेता जितना ऊपर है उनकी पार्टी वहां उतनी ही नीची है। मतलब है कि पार्टी का रुतबा तो वैसा है नहीं, हालांकि आनंद जी सहमत नहीं है हमारी बात से, लेकिन मोदी जी का रुतबा बहुत ज्यादा है। तो मोदी जी कितना वोट ट्रांसफर करवा सकते हैं, जो मोदी का सपोर्टर वोट है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बिल्कुल ठीक है, एक छोटे से ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं झारखंड विधानसभा चुनाव 2014 की। जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी का दौरा भी होने वाला है, उससे पहले तमाम चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी गोटियां सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जेएमएम की जो रणनीति है कितनी कारगर साबित होगी? क्या नरेंद्र मोदी का जो बढ़ता दबदबा है और उसको रोक पाने में झारखंड में कामयाब हो पाएंगे, या फिर जिस तरह से केंद्र में पूर्ण बहुमत की जो एक सरकार बनी है, जो एक सोच उभर करके सामने आई है कि जो है मजबूत सरकार हो और पूर्ण बहुमत की सरकार हो, वहां पर भी क्या कुछ झारखंड में हालात बनते हैं, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। पुष्पेंद्र हमारे साथ हैं। पुष्पेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी पर इस वक्त बीजेपी की निगाहें लगी हुई है। अगर देखा जाए कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का जब दौरा होगा तो झारखंड की राजनीति में उलटफेर हो सकता है। देखिए, दो चीजें हैं कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से दौरा कर रहे हैं और लोकसभा के चुनाव के बाद जो दो विधानसभा के चुनाव हुए, खासतौर से हरियाणा और महाराष्ट्र में, इस जगह सबको मालूम था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार नहीं थी, लेकिन हरियाणा में वो पूर्ण बहुमत के पास आ गए हैं और महाराष्ट्र में भी अगर हम कहें तो उनकी साथी पार्टी के साथ कुछ लेन देन को लेकर के मामला बना है, लेकिन कुल मिलाकर के वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। सवाल यह है कि मैं जो नरेंद्र मोदी का ऑरा आएगा और उसके बाद वो वहां माहौल बदलेगा, ये तो तमाम सारी बात है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ नरेंद्र मोदी नाम का एक नुस्खा है, उसी से ये पूरा देश जीतना चाहते हैं। सवाल यह है कि इनकी लोकल लीडरशिप कहां है, स्टेट की लीडरशिप कहां है, नीचे के लेवल पे क्या काम हो रहा है, ये किसी को नहीं पता है। ये सारे लोग कहते हैं बस नरेंद्र मोदी आएंगे, वो दिल्ली का चुनाव जिताएंगे, वो राजस्थान का जिताएंगे, वो जम्मू कश्मीर का जिताएंगे। लेकिन मुझे जो चिंता हो रही है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी जो बिहार में कभी एक छत्र राज करती थी, जो कभी उत्तर प्रदेश में एक छत्र राज करती थी, बिहार के विधानसभा के उपचुनाव में उसको 2 सीटें मिलती हैं
और उनसे कहा जाता है कि आप इसी पे लड़ लें, बस इससे ज्यादा न मांगे। झारखंड के अंदर ये पार्टी सत्ता में थी, लेकिन जेएमएम ने एन चुनाव के समय इनको बाहर कर दिया। जम्मू कश्मीर में ये जिस पार्टनर के साथ थे उन्होंने अपनी पीठ से इनको उतार दिया। ये कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी थी, दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी थी, इसकी स्थिति इतनी खराब कैसे हो रही है? क्या इनके अंदर यहां से दिल्ली से जो डायरेक्शन जाता था उसके अलग कोई नए वहां पे लीडरशिप उभर गई है? क्या लोग तैयार नहीं है इनके साथ? क्या इनके साथ लोग खड़े होकर के अपना सत्यानाश नहीं कराना चाहते? इसलिए हर स्टेट में एन चुनाव से पहले इनके साथ 6-6 साल 5-5 साल काम करने वाले लोग अपने आप को अलग कर लेते हैं। कांग्रेस के हमारे साथी मौजूद है, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस की क्या रणनीति है। एक तरफ आप सजा याफ्ता, जिस आदमी को भ्रष्टाचार में मिली हो आप उसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और आप कहते हैं कि हम जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कहीं आप सेकुलर फ्रंट बनाते। झारखंड में कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है, ये मुझे समझ में नहीं आता। क्षमा चाहूंगा, वैसे बीच में रोकने की मेरी आदत नहीं बोल। आपने कहा कि सजा याफ्ता के साथ जी कौन है भाई सजा याफ्ता? भाई लालू का क्या है? लालू को भाजपा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आप कैमरे के सामने घूस लेते पकड़े गए, वो सजा याफ्ता नहीं थे। लालू प्रसाद यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं झारखंड में, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनकी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। आपने बात कही, अब आप अपनी बात कहें। मैं ये कह रहा हूं कि क्या मजबूरी है कि एक पूरे देश में राज करने वाली पार्टी किसी राज्य में भी अकेले चुनाव नहीं लड़ पा रही है, और जहां जहां सत्ता में भी थी उन लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया। सवाल यह है, आप ये तर्क देके कि बीजेपी में आपसे बड़े हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ठीक है पुष्पेंद्र, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जुड़ रहे हैं। सुबोध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी दोस्त। किस तरीके से आप देख रहे हैं जो कुछ इस वक्त चुनावी माहौल बन रहा है? नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है, कहा यह जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी जब झारखंड पहुंचेंगे तो राजनीतिक हालात बदल सकते हैं। कांग्रेस किस तरह से मुकाबला करती हुई नजर आ रही है? देखिए, नरेंद्र मोदी हरियाणा में चुनाव जीत गए हैं, उसके लिए कितना उनको बधाई दिया जाए और कितना अपनी विफलता थी, ये एक बात एनालाइज करने को है। नरेंद्र मोदी उसके बाद महाराष्ट्र की तरफ बढ़े हैं तो अपनी औकात पे आ गए कि उनकी औकात क्या है। नरेंद्र मोदी अब जब झारखंड में इंटर करेंगे तो ये पहाड़ों का प्रदेश है, यहाँ से टकरा के जो निकलता है वो उन्हीं के मुंह पे टकराएगा। यहाँ पर नरेंद्र मोदी का कोई स्ट्रीम जो है इंजन नहीं चलने वाला है। ये एक संथाल में एक अलग राज है, पलामू जहाँ फर्स्ट फेज का चुनाव हो रहा है यहाँ अलग है, सबका कैरेक्टर अलग है, कोल्हान अलग है, कोलांचल अलग है और रांची कमिश्नरी। तो ये 5 भाग जो है झारखंड का, इसमें हर के अपने अपने पॉकेट है। तो इसलिए आज सबसे मजबूत अगर रहा होता तो पता नहीं, हम लोग जानते भी नहीं है, 3 पार्टी का 4 पार्टी का अलायंस दिखा रहे हूं, कौन पार्टी है हम लोग को पता भी नहीं है। हाँ, और एक जो लुटेरों का गिरे था, इनका जो 12 साल राज किए हैं सुबोध जी तथ्यों पे जरा है, लोग ज्यादा भाग रहा है। सुबोध जी, जो तथ्यात्मक स्थिति है कि कांग्रेस वहां कहां खड़ी है, क्या वास्तव में काउंटर कर रही है या पहाड़ों के भरोसे ही बीजेपी को छोड़ दिया है? कांग्रेस जो है ये फर्स्ट फेज में बीजेपी को 1-8 तो खाता खोल जाएगा तो ही काफी है। वहां कांग्रेस और यूपीए जो है वही जीत के आने वाली है। एक बात वहां की जनता को या हम मुझ पत्रकार को नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर कौन सी स्थिति थी कि जिस सरकार में अभी आप शामिल हैं, सरकार चल रही है, उस सरकार के नेतृत्व करने वाले दल से आप अलग हो गए और चुनाव में लड़ने का फैसला कर दिया। स्थिति है कि सीटों के बंटवारे के सवाल पे हम लोगों ने कहा अलग अलग लड़िए आप सब लोग, लेकिन यूपीए का सबसे लार्जेस्ट कांग्रेस जो पार्टी बन के आएगी, ये आपको मैं दावा नहीं बल्कि हकीकत का। ये जम्मू कश्मीर, लेकिन एक चीज सुबोध जी, एक चीज ये समझाने की कोशिश करें, जब अलग अलग जो है क्षेत्र में जाकर के आप लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार भी उतार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका कोर वोटर है वो बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहे हैं? नहीं, हमारा कोर वोटर से साझा हर का अपना अपना वोटर है। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि झारखंड में कोई यूनिलेटरल किसी का डमरू का और जो है वो मदारी का आवाज नहीं चलेगा। यहाँ हर के अपने अपने पॉकेट है, अपना पॉलिटिक्स है
और इसीलिए जो यूपीए इज ए पॉलिटिकल ग्रुप जी, मैं एक सवाल जो चुनाव लोकसभा में क्या हुआ था के बाद भी कांग्रेस को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उभर के आएगी। जिस गोल में भाजपा है उस गोल में 3 कौन पार्टी है हमको आज तक नहीं पता है। इस आवाज से कैसे होगा सुबोध जी? जब आप लोकसभा के चुनाव में जो परिणाम देखे, आप लोकसभा विधानसभा वाइज, तो झारखंड में क्या स्थिति रही थी कांग्रेस को, इसका आकलन करके आपने देखा? आप भाजपा का ग्राफ देख लीजिए। भाजपा 2000 में 28 सीट पर था, 2005 में आते हुए जो है वो 23 सीट हो गया, 2009 में जो है वो 17-18 सीट हो गए। तो भाजपा के बर्बादी को, झारखंड की बर्बादी को लोग पहचानते हैं, इसलिए भाजपा आप निरीक्षण में अगर कांग्रेस को देखें तब आप ही खुद बताएं क्या स्थिति कहां पहुंची? 64 तो आज घटक करके जो है 20 पर पहुंच जाएंगे, यही काफी है। मैं सवाल कर रहा हूं कि आत्मनिरीक्षण अगर करें तो जो भाजपा के बारे में आपने कहा, कांग्रेस अगर देखे तो वो कहां से कहां चली आई है? कांग्रेस तो 14 सीट पे थी यहाँ, और इस चुनाव में हम लोग बढ़ेंगे क्योंकि आज भाजपा मुक्त झारखंड हमको चाहिए और जनता चाहती है, क्योंकि 12 साल राज वही किए हैं, ये जान जाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध जी। सुबोध जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत की तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के हौसले काफी बुलंद है। आनंद, आप? मैं एक ही चीज कहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात वहां ये है कि जिस छोटा नागपुर संथाल जो परगना है और संथाल परगना और अलग अलग परगने की बात कर रहे थे सुबोध जी, मैं एक चीज उनसे भी पूछना चाहता था, लेकिन आप ठीक है डिस्कनेक्ट हो गए। एक तो कांग्रेस के लीडर कौन है वहाँ? सुबोध कांत जी को तो ऑलरेडी कांग्रेस ने खुद ही मंत्रिमंडल से निष्कासित करके बता दिया। सुबोध कांत साहब वहाँ अभियान समिति के चेयरमैन हैं। चेयरमैन हो जाने से क्या होगा? आप रुक जाइए, आपके कैबिनेट मंत्री को आप उठा के फेंक देते हैं, ये आरोप लगता है उनके ऊपर भ्रष्टाचार से। देवगौड़ा को आप लोगों ने 45 दिन के अंदर दूसरी बात, रिशफल नहीं था, रिशफल नहीं था में निकाला था आपने। दूसरी बात, मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ कि झारखंड में न उनके पास, जैसे अभी 10 सीटें मैं गिना सकता हूँ जो उस क्षेत्र में जहाँ सुबोध जी रहते हैं, चाहे वो जहाँ रहते हैं हटिया में, वहां उनके भाई को लड़ाया था, पिछले बार सब जमानत जब्त हो गया। कहीं पर भी आप देख ले, रांची सीट, चाहे वो सिली में कहीं नहीं है, और उसके बाद गुमला में देख लीजिए, चाहे लोहरदगा में देख लीजिए, चाहे सीसई में देख लीजिए, चाहे पालकोर उधर आपका कोलेबिरा देख लीजिए, चाहे सिमडेगा देख लीजिए, चाहे उधर आसपास खूंटी देख लीजिए, कहीं एक तोरपा देख लीजिए, एक भी सीट में कांग्रेस नहीं। तो सवाल यही है ना, नहीं बीजेपी के पास कौन सा चेहरा है? और ये कांग्रेस बीजेपी के पास कौन सा चेहरा है? आनंद की जमीनी जो कार्यकर्ता है, आनंद, बीजेपी के पास कौन सा चेहरा? आप भी तो भरोसे में बैठे हुए। उनको सम्मान देना होता है। क्षेत्रीय समस्याओं को अगर ये ठीक से किए होते तो आज इतना क्षेत्रवाद होता ही नहीं। तो ये और आज बड़े मजे की बात है, बीजेपी के छोटे से बड़े जितने नेता आते हैं वो कांग्रेस को उपदेश देते हैं। आप घट के हर चुनाव में घटते जा रहे हैं, 2-4-6 अभी 18 सीटों पे आप हैं। मेरा इस चुनाव का रिजल्ट अनुमान बताता है कि 12 सीटों पे आएंगे। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो क्षेत्रीय नेता जो उभरे हुए थे तमाम ये 10-15 साल में, उन सभी नेताओं का जो समस्या था, उनके जो क्षेत्र का जो समस्या थे, उनको ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी उसको सॉल्यूशन देने की भारतीय जनता पार्टी की तो केला कमल पंखा झोपड़ी लेने का क्या आवश्यकता था? नहीं होगा आपके आनंद कुछ नहीं, केला कमल पकड़ने की क्या आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को? जगह फेल हो रहे हैं, फ्लॉप हो रहे हैं। आनंद, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। सवाल के जवाब में आइए, और कुछ सवाल आपने कांग्रेस से मेरा खाली 1 मिनट 1 सेकंड में पूरा कर रहा हूं। पूरा करने दीजिए, इनका सेकंड कितना लंबा होता है देखिए। बात कह रहा हूं कि जो कांग्रेस जो है, अगर कांग्रेस जिस तरह से अगर क्षेत्रीय इश्यूज को अगर ठीक से रिजॉल्व करती, नहीं ये कांग्रेस का मसला क्या कर रही है ये बताइए। ये कांग्रेस का मसला है, आपके उपदेश की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ठीक है आनंद, पार्टी क्यों बनी है? आनंद जी ये बताइए, आनंद हमें ब्रेक पे भी जाना है। चेहरा कौन सा है इनके पास? चेहरा कौन सा है? आनंद हमें ब्रेक पे भी जाना है। आप पंखे और झोपड़े के रमादा एक अपने आप में। आनंद हमें ब्रेक पे भी जाना है जी। आलोक, ये
आप जो कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं आनंद जी, बस ये बता दीजिए कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन है? देखिए हमारा एक ही इशू है। नहीं इशू नहीं, बहुत कम शब्दों में बताइए, ब्रेक पे जाना है। सुन लीजिए, लीडर देखिए कितने हैं, मैं बता दीजिए। रघुवर दास, दूसरा कड़िया मुंडा जी, तीसरा आप रामपाल चौधरी, अर्जुन मुंडा का नाम लेते हैं। 5 बार से 5वें बार चुनाव जीते हैं रामपाल चौधरी, और कड़िया मुंडा जी 8वें बार जीते हैं। ये लोकसभा या विधानसभा? रघुवर दास जी वहाँ के बहुत जमीनी नेता है। उसके बाद और मैं बता रहा हूँ, रविंदर राय जी, मुझे लगता है कि बीजेपी से ये पूछना, रविंदर राय जी है, मुझे लगता है सुन लीजिए, अर्जुन मुंडा का जिक्र नहीं कर रहे आप, ऐसा क्या हो गया? मुंडा भी है, बहुत बात पूछने पे दबाव में कर रहे हैं। ये सवाल बीजेपी से ये सवाल करना कि उनका क्षेत्रीय लीडर कौन होगा, ये उस वक्त समाप्त हो चुका था लोकसभा के चुनाव के बाद। हरियाणा में भी सबको पता था, महाराष्ट्र में भी सबको पता था, जम्मू कश्मीर में बहुत कम शब्दों में चुके, ब्रेक पे जाना है। सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ये क्षेत्रीय चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें अब कोई दूसरा उपेंद्र सवाल जी, नहीं है। आप कुछ कहेंगे बहुत कम शब्दों में, शंका ही नहीं है। उपेंद्र जी, दूसरा एक बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी का उपेंद्र जी जी अब देखिए, वहाँ जो चुनाव हो रहा है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पास वास्तव में स्थानीय स्तर पर पेश करने के लिए कोई नेता नहीं है। हाँ। वहाँ की जो भी पॉलिटिक्स है उसमें एंटी ट्राइबल सेंटिमेंट्स बहुत स्ट्रांग हो गया है। जो नॉन ट्राइबल्स लोग हैं वो सब में 28% वहाँ पर ट्राइबल्स हैं, 27% 12% शेड्यूल्ड कास्ट है, 14% मुस्लिम है, 14% मुस्लिम है। तो जो नॉन एसटी है वो बहुत स्ट्रांगली इस बात को फील कर रहा है कि 14 साल में जितने भी मुख्यमंत्री नहीं, तो इसका कहीं ना कहीं सारा का सारा बना है। नुकसान हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय अर्जुन मुंडा को या किसी शेड्यूल ट्राइब को प्रोजेक्ट करने की हिम्मत नहीं कर सकती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्राइबल है जो के खिलाफ हो जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक का समय है। में बीजेपी ने सही किया है, किसी नेता को प्रोजेक्ट नहीं किया। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस हिस्से में हम बात करेंगे 2G केस की। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को एक जबरदस्त झटका यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला है और उन्हें 2G केस से हटने की हिदायत कर दी गई है। आखिर उसका क्या कुछ असर पड़ेगा, कि किस तरह के संकेत हैं, इस हिस्से में हम उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। आनंद, सबसे पहले हम आपसे ही एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहेंगे कि आखिर आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो भी न्यायालय जो है डिसीजन लेती है साक्ष्यों के आधार पर होता है, और जब आपको प्रपत्र जो साक्ष्य जो होते हैं उनके पास जब होते हैं तभी जब डिसीजन होता है, तो उसमें हम लोग को बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं रहता है। जो भी माननीय न्यायालय ने डिसीजन लिया है हम सब उनका स्वागत करते हैं, और निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी इन चीजों में होगा आने वाला समय में, और उसके ऊपर सरकार जो है पूरी तरह से हर एंगल से न्यायालय के साथ है, और इसका लाभ जो है सही जांच करने में निश्चित रूप से कोर्ट को पूरी मदद जो है मिलेगी। पुष्पेंद्र, कैसे देख रहे हैं जिस तरह की फटकार यहाँ पर लगाई गई है? मुझे लगता है कि रंजीत सिन्हा का जो अपॉइंटमेंट था उस दिन से लेकर के और आज फटकार करते करते जो उनको आज बाहर किया गया है, वो लगातार विवादों में रहे, कोई पहली बात नहीं है। उस जिस तरीके से उस जमाने भी कई सारे, कभी उन्होंने मुलायम सिंह को के बारे में कुछ कहा, फिर उसके बाद मायावती के बारे में कुछ कहा, फिर कोर्ट के बारे में कुछ कहा, फिर वो कोल ब्लॉक का मामला आया, फिर उसके बाद आपको याद होगा कि किस तरीके से कानून मंत्री अश्विनी कुमार वाला मामला था, उसमें भी वो डायरी दिखाने की बात थी। तो आप ये मान के चलिए कि जब आप पॉलिटिकल किसी को अपॉइंटमेंट देते हैं और उसके पीछे राजनीतिक मंशा होती है तो उसका यही परिणति होती है, और ये बेहयाई है
कि इनको इतनी फटकार लगाई गई। मैं समझता हूं देश की सबसे बड़ी अदालत ने इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन के हेड को न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि आज मजबूर होकर उनको बाहर करना पड़ा। तो 2G के अंदर जिस तरीके से लोगों से उनकी मुलाकात हो रही थी, और हाल में एक वकील ने जिस तरह से PIL डाली कि साहब उनके घर के अंदर वो लोग मिलने आते हैं जो इसमें शामिल हैं, और वो एक नहीं कई बार आते हैं। अब वो तमाम उसको नकारते रहे, फिर प्रूफ मानते रहे, लेकिन कोर्ट को आज ये समझ में आ गया कि इस केस के अंदर जो मेन आदमी है जिसको इंक्वायरी करनी है उस इंस्टीट्यूशन का हेड ही इसमें खेल बिगाड़ रहा है। तो ये इससे ज्यादा मैं समझता हूं अगर थोड़ी सी उनमें शर्म है, अगर थोड़ी सी भी उनमें कहीं हया नाम की चीज है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल। उपेंद्र जी, देखिए ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, जो पूरा जो CBI है इसकी इंटीग्रिटी पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है। पहले भी बहुत सवाल खड़े किए जाते थे, हालांकि भी सच है कि इसी राज्य में जब क्राइम होता है तो मांग की जाती है कि CBI से जांच करवाओ। उसके बावजूद CBI की जो क्रेडिबिलिटी है पिछले 20 साल से और ज्यादा कहिए, ललित नारायण मिश्रा की हत्या हुई थी अभी से 39 साल पहले, 40 साल पहले, उस समय से ही है कि अगर मामले को लटकाना हो, अगर सही जांच चल रही हो स्टेट पुलिस के द्वारा और जांच को रोकना हो तो CBI को दे दो और पेंडिंग में चला जाएगा मामला। तो ये जो इसकी एक इमेज खराब हो रही थी वो उसी का एक और उदाहरण, ताजा उदाहरण है। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो सराहनीय कहे जा सकते हैं, जिस तरह का कदम CBI की तरफ से उठाया गया। CBI ये भी देखने वाला पहलू है। देखिए CBI ने उसी में अच्छे कदम उठाए हैं जिसमें कोर्ट की मॉनिटरिंग हो रही थी। आप ये देखिए फॉर्डर स्कैम है, फॉर्डर स्कैम में भी कुछ दिनों तक हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग चली थी, पटना हाई कोर्ट की। फिर यहाँ भी यह कोल है उसमें भी मॉनिटरिंग चल रही है, 2G है उसमें भी मॉनिटरिंग चल रही है। तो कब तक कोर्ट मॉनिटरिंग करेगी? एज एन इंस्टीट्यूशन CBI की क्रेडिबिलिटी बहुत बार दांव पर लगी है। एक बार तो कहना पड़ा था कि CBC के अंदर इसको कर दिया जाए। तो ये जो मामला चल रहा था, अन्ना ने जो आंदोलन किया था कि CBI को स्वायत्त बनाया जाए, उसको ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए और ज्यादा अकाउंटेबिलिटी दी जाए, इसके अकाउंटेबिलिटी राजनीतिक दबाव से बाहर किया जाए, राजनीतिक दबाव से बाहर किया जाए, इसलिए वो लोकपाल के अंदर है कि उसको लोकपाल को रिपोर्ट करे। तो इसकी जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है कि अब CBI कम से कम उस शाखा को जो एंटी करप्शन विंग जो है, जो खास करके जो सरकारी अधिकारियों पदाधिकारियों या सरकारी निर्णयों में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जो जांच करने वाली शाखा है, उसको राजनीतिक नियंत्रण से बाहर कर दो। उसके अलावा और जो है वो रहे राजनीतिक गवर्नमेंट के अंदर, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर। हमेशा से राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगता रहा है। क्या जो है जिस तरह की स्थिति इस वक्त CBI की बनी है, कैसे आप देखेंगे? एक CBI बहुत सालों से कवर करता रहा हूं मैं, बीइंग ए जर्नलिस्ट, तो मैं आपको कह सकता हूं कि CBI देश की एक बेहद सक्षम संस्थाओं में से है और जिसका जो कन्विक्शन रेट है वो 93% तक रहा है। ये एक असंभव है, दुनिया के लिए एक मिसाल है। लेकिन साथ ही साथ मैं जाति सरकार पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन पिछली सरकार ने इस देश के जो बने बनाए इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करने की जो एक साजिश रची, इसी का ये अंजाम है कि आज सुप्रीम कोर्ट को ये ऐतिहासिक तौर पे CBI डायरेक्टर को कहना पड़ा है। और वो क्यों कहना पड़ा है ये भी थोड़ा मैं उस पृष्ठभूमि में बता दूं कि कल इसी CBI डायरेक्टर ने अपने को इतना मजबूर बताया था कि 2G के मामले में उसने कहा था कि उसके मातहत करने वाले एक DIG उसकी जासूसी करते थे। तो इतना लचर CBI डायरेक्टर जिसके मातहत काम करने वाला कोई कर्मचारी उसे जासूसी करने की हिमाकत कर रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास इस फरमान को सुनाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। लेकिन दूसरी बात जो मैं कह रहा था, कैसे सिलसिलेवार तरीके से CBI को तिरोहित करने की कोशिश हुई, उसी कोशिश का नतीजा रंजीत सिन्हा को CBI डायरेक्टर बनाना या इससे पहले के जो डायरेक्टर थे अमर सिंह उसे CBI डायरेक्टर बनाना रहा, जिसके लिए विपक्ष की सहमति के बिना इन्हें डायरेक्टर बनाया गया। दूसरी एक बात और बताऊं कि पिछले दिनों जब कांग्रेस पावर में नहीं थी तो CBI का जो एक रोल था, जो प्रोएक्टिव रोल था बफोस की जांच में या बाकी जांच में, तो उसमें उसने बख्शा नहीं था। तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व ने उसका हर्जाना देश के इस प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के साथ किया और उसी के बाद जब लोकपाल के मातहत CBI को लाने की बात होने लगी, उसी के बाद जब NIA को अलग से बनाया गया, CBI को अलग हटा करके, जो कि आतंकवाद पे भी जांच कर रही थी और काफी सक्षम तरीके से जांच कर रही थी, और CBI के जो ट्रैक रिकॉर्ड वाले अफसर्स हैं
उसको देख करके दुनिया हतरब रहती थी। इंटरपोल का भारत में प्रतिनिधि संस्था है ये, और दुनिया सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन के तौर तरीकों को सीखती रही है। ये 5-6 साल पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, और दुनिया मानती थी इंटरपोल। हमने कई सेमिनार ऐसे अटेंड किए हैं जिसमें इंटरपोल के तमाम लियोन्स में जाकर के तमाम देशों के मुल्कों ने सीबीआई के कार्य पद्धति को, उसके विश्लेषण क्षमता को, उसके वैज्ञानिक तकनीक को सराहा है। लेकिन ये बेहद अफसोस की बात है कि आज ऐसा सीबीआई को ऐसा भी दिन देखना पड़ा है। रामाधार, क्या ये सरकारों के लिए भी एक तरह से संकेत है साफ कि इसे समझ लेना चाहिए, राजनीतिक दबाव बिल्कुल यहाँ पर काम नहीं करेगा? देखिए, पिछले 4-5 वर्षों से न्यायालय ने इन सब मामलों पे संज्ञान लेना बहुत तेजी से शुरू किया है। न्यायालय के पास, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास निश्चित रूप से ऐसे तथ्य आए होंगे जिसमें इनकी कुछ संलिप्तता दिखाई दी होगी, इसलिए इनको बाहर किया गया। उस बिंदु पे कोई कमेंट मैं नहीं करना चाहूंगा। का शब्द तो इसी वजह से इस्तेमाल किया गया ना। लेकिन आजादी के बाद 30-32 वर्षों तक राजनीतिक शक्तियां जो थीं वो पावर में थीं। निश्चित रूप से उस जमाने में बहुत कम राजनीतिज्ञ ऐसे होते थे जो गलत कामों के विषय पे कुख्यात हुआ करते थे। उसके बाद पिछले 25-26 वर्षों तक हमारे यहाँ अफसरशाही का राज रहा। उस जमाने में अफसरों की चलती रही, और पिछले अभी 4-5 वर्षों से न्यायालय हर मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। निश्चित रूप से जो मामला उनके पास आया होगा तथ्यों के आधार पे आया होगा, और मैं इस विषय पे सीबीआई के बारे में या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। सर्वोच्च न्यायालय के पास जो तथ्य आए होंगे उस पर वो आदेश किया होगा। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि सीबीआई जैसी प्रीमियर संस्था को सरकार आने वाले दिनों में कोई ऐसा प्लान लेकर के बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसका एक धाक है, एक इकबाल है, और जिसकी वजह से आज की तारीख में भी देश में कोई बड़ा अपराध होता है तो लोग सिर्फ और सिर्फ ये मांग करते हैं सीबीआई की जांच सीबीआई की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े बड़े नेता, जब सीबीआई इंक्वायरी उनके खिलाफ सेटअप हो जाता था तो रातों की नींद हराम हो जाती थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। देखते रहिए जय न्यूज।